बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 25 मुलाहिज़ा फरमाएं। वैन हरकत में आकर दूर होती चली गई और मैं वहीं खड़ा उसकी अकबी सुर्ख बत्तियों को देखता रहा। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। वो शाम का वक्त था। वार्ड में इस वक्त ज़ायरीन का हुजूम था। इस वक्त उस आहिनी जंगले का दरवाज़ा भी खुला हुआ था जिसमें महात्मा बुद्ध का सोने का मुजस्समा नस्ब था। खालिस होने का ये ठोस इस्तादा मुजस्समा तकरीबन 8 फुट बुलंद था और इसका मुहीत इतना था कि मैं उसे अपनी बाहों की लपेट में नहीं ले सकता था। इस मुजस्समे की तैयारी में कई मन सोना इस्तेमाल हुआ था। मैं और मास्टर हुचन गेट से जरा हटकर एक ऐसी जगह पर बैठे हुए थे जहां से हम तो गेट के आसपास तमाम लोगों को देख सकते थे, लेकिन हमें कोई नहीं देख सकता था। मास्टर हुचन ने अपने कुछ आदमी गेट के अंदर और बाहर फैला रखे थे। बत्तियां जले हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और वहां रोशनी इतनी थी कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसे आसानी से तलाश किया जा सकता था। और फिर वो नजर आ गया थिंग चू। उसने बख्शुओं वाला गिरवे रंग का लिबास पहन रखा था, गले में कपड़े का एक थैला लटका हुआ था। वो गेट से कुछ फासले पर दीवार के करीब खड़ा हो गया। इक्का दुक्का लोग उसके करीब आकर रुकते, हाथ मिलाते और फिर अलग हो जाते। मास्टर हुचन ने अपने करीब खड़े हुए एक आदमी को इशारा किया। वो तेजी से एक तरफ चला गया और फिर चंद मिनट बाद ये दो आदमी थिंगचू के करीब पहुंच गए। थिंगचू ने शायद उनमें से किसी को पहचान लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल कर हवाई फायर कर दिया और एक तरफ भागने की कोशिश की, मगर वो दोनों आदमी उससे लिपट गए और चंद सेकंड के अंदर ही वहां 5-6 आदमी और पहुंच गए। थिंगचू के हाथ से पिस्तौल छिन चुका था। उसे गिरने वाले उस पर लातों और गुंसों की बारिश कर रहे थे। फायर की आवाज से वहां भगदड़ सी मच गई। ज़ायरीन खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जब पता चला कि फायर करने वाला पकड़ा गया है तो लोग पुरसुकून हो गए। इसी दौरान में एक बंद वैन वहां रुकी। थिंगचू को उठाकर वैन में डाला गया और वैन तेजी से वहां से रवाना हो गई। सूरत मामूल पर आ गई। ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ आओ, मास्टर हुचन ने कहते हुए मुझे इशारा किया। हम दोनों वार्ड के अंदर आ गए और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए एक कमरे में पहुंच गए। यहाँ एक बूढ़ा राहब आलती पालती मारे बैठा हुआ था। हम उसके सामने दो दानों होकर बैठ गए। वो बूढ़ा इस कदर कमजोर और दुबला पतला था कि उसकी हड्डियां वाज़े तौर पर गिनी जा सकती थी। मास्टर हुचन ने मौलवाना अंदाज में कुछ कहा। बूढ़े ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और सीधा हाथ आशीर्वाद देने वाले अंदाज में ऊपर उठा दिया। बूढ़े की आंखों में अजीब सी मकनातीसी कशिश थी। कोशिश के बावजूद मैं उसे नजरें चुरा नहीं सका। बूढ़ा बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रहा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी और गर्दन पर चिमटियां सी रेंगने लगी थी। और फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे सब कुछ मेरी नजरों से ओझल हो गया हो। सिर्फ वो दो आंखें थी जो मुझे अपने सामने नजर आ रही थी। फिर अचानक मुझे एक झटका सा लगा। मैं जुरजुरी सी लेकर रह गया। बूढ़े ने मेरे चेहरे से नजरें हटा ली। मैं शायद एक लम्हे को कहीं गुम हो गया था। मैंने सर झटकते हुए बूढ़े की तरफ देखा। वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो मास्टर हुचन से कुछ कह रहा था। मैं अगर ये थाई जबान अच्छी तरह बोल और समझ लेता था, लेकिन वो बूढ़ा न जाने किस जबान में बात कर रहा था। एक भी लफ्ज मेरी समझ में नहीं आ सका था। मास्टर हुचन ने मुझे इशारा किया तो मैं बैठ गया। मेरे दिमाग में अब भी धमाके हो रहे थे। इस कमरे से निकलकर राहदारियों में चलते हुए भी मैं महसूस कर रहा था कि वो दो आंखें मेरा ताकुब कर रही थी। मास्टर हुचन दोबारा मेरे कमरे में आ गया और देर तक बैठा बातें करता रहा। उसने मुझे ये नहीं बताया था कि वो मुझे उस बूढ़े के पास क्यों लेकर गया था। वो बूढ़ा भी बड़ा पुरस्कार साबित हुआ। उसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरे जिस्म पर अभी तक चिमटियां सी रेंग रही थी और दिमाग में धमाके हो रहे थे। बुद्ध मत के पैरोकारों के बारे में वक्तन फवक्तन बड़े अजीबो गरीब और हैरत अंगेज इंकशाफात होते रहते थे। महात्मा बुद्ध ने दुनिया के सामने बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी थी और उसका ज्यादा वक्त रियाजत और फाकों में गुजरा था। उनके पैरोकार भी ऐसी बातों को तरजीह देते थे जिनसे नफ्स पर काबू पाने में मदद मिलती हो। उनका अकीदा था कि रियाजत और रूहानियत से जो खुशी हासिल होती है वो दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी हासिल नहीं की जा सकती। मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों की जिंदगी कठिन तरीन मरल से गुजरते देखा। उनका अकीदा यह है कि जिस तरह सोना भट्टी में तप कर कुंदन बन जाता है, उसी तरह इंसान की रूह भी रियाजत और नफ्स खुशी के मरले से गुजर कर निकल जाती है। मैंने महाराज वांग विंग जाय को भी देखा जो पत्थर पर सोता था, और अब ये पुरस्कार बूढ़ा जो जमीन पर आलती पालती मारे बैठा था। इनके पास दौलत की कमी नहीं थी, अपने लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर सकते थे, लेकिन ये फाके करते और खुरदरी जमीन पर सोते थे। मैं मास्टर हुचन से उस बूढ़े के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन दिल की बात जबान पर ना ला सका और ना ही मास्टर हुचन ने खुद कुछ बताया। वो और बातें करता रहा। उसने बताया कि शाहीवान बच गई थी। वो अगरचे मुझे मरवाने की साजिश में शरीक थी, मगर उसे छोड़ दिया गया और ये इजाजत दे दी गई कि वो जहां चाहे जा सकती है, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया था। शाहीवान का कहना था चूंकि टाइगर ने उसे भी जिंदा जलाने की कोशिश की थी, इसलिए अब वो उसके पास वापस नहीं जाएगी, बल्कि उसे डर था कि अगर वो वापस गई तो टाइगर उसे मरवा देगा। वो इसी बंगले में रह रही थी और उसने टाइगर और चीवांग के बारे में कुछ सनसनीखेज इंकशाफात भी किए थे, मगर महाराज ने अभी तक टाइगर के खिलाफ किसी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया था।
मैं थाईवान के बारे में ज्यादा फिक्रमंद था। मास्टर हुचन ने मुझे तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएगी, ताहम उसके इलाज और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कई दिन लगेंगे। मास्टर हुचन के जाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा रहा। उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं थाईवान के बारे में सोचता रहा। वो मेरी मोहसिना थी और मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। उसने मुझे उस वक्त पनाह दी जब मौत के हरकारे मेरे पीछे लगे हुए थे। वो अगर चाहती तो मुझे उन लोगों के हवाले करके ना सिर्फ अपने आप को बचा सकती थी बल्कि इनाम भी हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को लुटा दिया। वो खुद बर्बाद हो गई लेकिन मुझे बचा कर ले आई। थाट की जिंदगी बसर करने वाली वो औरत मेरे साथ खौफ के साए में दर दर की ठोकरें खा रही थी। ये तो मैं समझ गया था कि मुझसे अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए थिंग चू ने किस तरह थाईवान को अपने जाल में फंसाकर हीरोइन का आदी बना दिया था। लेकिन मेरे ख्याल में बात यहीं तक महदूद नहीं थी। मुझे यकीन था कि मेरे खिलाफ कोई बड़ी साजिश तैयार की गई थी जिसमें थिंग चू शामिल था। थिंग चू अब मास्टर हुचन के कब्जे में आ गया था। वो मालूम कर लेगा कि असल किस्सा क्या है। थाईवान ने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया था मैं उसे जिंदगी के आखिरी लम्हों तक नहीं भूल सकता था। मेरी जिंदगी उसकी मरहूने मिन्नत थी। मेरे और थाईवान के बीच एक ऐसा रिश्ता इस्तवार हो चुका था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता था, और शायद ये वही अनजाना रिश्ता था जिसने मुझे इस कदर जज्बाती कर दिया था और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया था। मास्टर हुचन ने अगरचे मुझे तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने तय कर लिया कि अगर थाईवान को कुछ हो गया तो मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो उसके जिम्मेदार थे। थाईवान के बारे में सोचते हुए मेरी ज़हनी रूह बहक गई और मैं उस पुरस्कार बूढ़े के बारे में सोचने लगा। वो कौन था और मास्टर हुचन मुझे उसके पास क्यों लेकर गया था और उन दोनों ने आपस में क्या बातें की थी। उस रात में तकरीबन जागता ही रहा। कभी कुर्सी पर बैठ जाता और कभी उठकर बाहर आ जाता। सुबह 4 बजे के करीब में बिस्तर पर लेटा था और नींद मुझे उसी वक्त आई जब सुबह का उजाला फैलने लगा था। मैं सुबह और शाम को ट्रेनिंग क्लास लिया करता, लेकिन उस रोज बड़ा सोता रहा और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। मेरी आंख 11 बजे के करीब खुली और मेरा सारा दिन बोरियत और बेजारी में गुजरा। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। मास्टर हुचन की तरफ से थाईवान के बारे में कोई इतला नहीं मिली थी और ना ही थिंग चू के बारे में कुछ पता चला था। मैं थाईवान के बारे में परेशान था, पता नहीं वो किस हाल में होगी। और फिर उस रात 8 बजे के करीब मास्टर हुचन का आदमी कांग आ गया। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। हम दोनों वार्ड के उस हिस्से से बाहर निकले जहाँ जायरीन की आमदोरफ्त थी। मरकजी गेट के बाईं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर टिक टिक खड़ा था। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और फिर वो टिक टिक तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगा। कांग मुझे रामा 6 रोड पर वाक़े रामा थियोबोडी हॉस्पिटल ले आया। रास्ते में कांग ने बताया कि ये टिक टिक उसका है, यही उसकी रोजी का वसीला है। वो 2 साल पहले शौकिया तौर पर मोए थाई सीखने के लिए महाराज के जिम्नाजियम में आया था और अपनी कारकर्दगी की बिना पर बहुत जल्द मास्टर फू के मुकर्रबीन में शामिल हो गया। मास्टर फू के बाद अब वो मास्टर हुचन का खास आदमी समझा जाता था। हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर एक रायदारी के आखिरी कमरे के सामने रुककर कांग ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, फिर हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया और मेरे लिए रास्ता छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो भी मेरे पीछे ही अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। सामने बेड पर थाईवान बेड की पूंछ से टेक लगाए नीम दराज पोजीशन में बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर हल्के नीले रंग की एक चादर पड़ी हुई थी। बेड के करीब कुर्सी पर नर्स बैठी हुई थी। थाईवान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नमी आ गई और फिर आंसू उसके रुखसारों पर लुढ़कने लगे। उसने नजरें झुका ली। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। ये कहा जा सकता था कि उस लानत पर काबू पा लिया गया था जो उसे बतदरीज मौत की तरफ लिए जा रही थी। मौत का ये सफर अभी इब्तदाई मरहले में था और उसके रास्ते में बंद बांध दिया गया था। उसकी आंखों के नीचे से आज धब्बे गायब थे। पुचके हुए गाल भी अब कुछ भरे भरे से लग रहे थे और उनमें कुछ सुर्खी नजर आने लगी थी। थाईवांग, मैंने उसे होले से पुकारा। थाईवांग ने झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया, अश्कबार आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर दोनों बाहें फैला दी। मैं नर्स और कांग की मौजूदगी की परवाह किए बगैर दौड़कर उससे लिपट गया। थाईवांग वालियाना अंदाज में मेरे गालों और पेशानी पर बोसे दे रही थी और मैं कुछ अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। सॉरी भाईजान, वो मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोली। दरअसल मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने उसकी बात काट दी और दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम्हें एहसास हो गया है, यही काफी है। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहां बैठा रहा। इस दौरान में डॉक्टर भी एक मरतबा कमरे में आ चुका था। उसने बताया कि थाई को कम अज कम 2 हफ्ते और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। थाई से मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें होती रही, ताहम वो जब इस मौजू की तरफ आती मैं उसे टोक देता। हॉस्पिटल से बाहर आते हुए मैंने महसूस किया कि मास्टर हुचन के कुछ आदमी मुख्तलिफ हुलियों में इधर उधर मौजूद थे और यकीनन हॉस्पिटल के अंदर भी कोई मौजूद होगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि थाईवांग को लावारस नहीं छोड़ा गया था। कांग का टिक टिक सड़क के दूसरी तरफ पार्किंग लॉट पर खड़ा था। हम सड़क पार कर रहे थे कि कांग उस तरफ रुक गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। तुम चलकर टिक टिक में बैठो, मैं आता हूँ, कांग ने कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल हो गया।
पार्किंग में दाखिल होकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो इस्तकबालिया काउंटर के सामने खड़ा किसी अधेड़ उम्र औरत से बातें कर रहा था। वो औरत हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहने हुए थी और जाहिर है हॉस्पिटल की मुलाजमा ही थी। मैं टिक के करीब जा खड़ा हो गया। अभी मुझे वहां खड़े हुए चंद ही सेकंड गुजरे थे कि एक आदमी को अपनी तरफ आते देखकर ठिठक गया। वो पार्किंग एरिया में खड़ी हुई कारों में कहीं से निकल आया था और उसका रुख मेरी ही तरफ था। और फिर दूसरी तरफ से भी एक आदमी नमूदार हुआ। अब मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कौन थे। वो दोनों तरफ से इस तरह करीब आ रहे थे कि मेरे इधर उधर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। उनमें से एक ने काली पैंट और काली टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि दूसरे के जिस्म पर नीली जीन्स की पैंट और सफेद शर्ट थी जिसके बटन खुले हुए थे। गले में पड़ी हुई सोने की चैन नजर आ रही थी। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गए। यहाँ तक आते आते उन दोनों ने चाकू निकाल लिए थे। क्या ख्याल है मिस्टर, सफेद शर्ट वाले ने कहा। पार्किंग के साथ सड़क पर हमारी गाड़ी खड़ी है, सफेद रंग की। हमारे साथ शराफत से चलते हुए उसमें बैठोगे या तुम्हारी आंतें निकाल कर इस जगह फैला दी जाएं? ना तो मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठूंगा और ना मेरी आंतें निकालने की तुम्हारी हसरत पूरी होगी, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं इतना तरन वाला नहीं हूँ जिसे आसानी से हल्क से उतारा जा सके। हमें मालूम है तुम बार बार बचते रहे हो, काली शर्ट वाला बोला, लेकिन इस मर्तबा किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हमें मालूम है कि तुम्हारी दोस्त इस हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। हम एक हफ्ते से इस हॉस्पिटल की निगरानी कर रहे हैं। हमें यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे और बिलाखिर तुम आ ही गए। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। अब तुम्हारी लाश का पोस्टमार्टम इसी हॉस्पिटल में होगा। उसने खामोश होकर अपने साथी की तरफ देखा और फिर वो दोनों नपे तुले कदम उठाते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं था। अगर चंद महीने पहले इस तरह घेरे में आ जाता तो इतनी देर में मेरी पतलून यकीनन गीली हो चुकी होती। लेकिन अब मैं बुज़दिल नहीं रहा था। मेरे अंदर हौसला, कुव्वत और खुद एतमादी थी और मैं इस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर सकता था। वो दोनों चीखते हुए मुझ पर हमलावर हुए। मैं उनसे ज्यादा बुलंद आवाज में चीखा और अपनी जगह पर खड़े खड़े पूरी कुव्वत से उछला। मैं जमीन से तकरीबन 6 फुट ऊपर उठा था और फिर मेरे पैर सामने वाली कार की छत पर टिके थे। वो दोनों अपनी जोंक में टिक टिक से टकरा गए। वो संभल कर तेजी से मुड़े। इसी दौरान में मैंने येल करते हुए कार से छलांग लगा दी। नीचे उतरते हुए मेरा एक पैर सफेद शर्ट वाले के सीने पर और दूसरा काली शर्ट वाले के कंधे पर लगा। वो दोनों चीखते हुए ढेर हो गए। उनमें से एक फौरन ही उठ गया। मैं उससे पहले ही संभल चुका था। उसने हाथ ऊपर उठाकर चाकू से वार किया। मैंने बड़ी फुर्ती से बाईं कलाई इस तरह आगे कर दी कि उसकी कलाई मेरी कलाई से टकराई। उसके साथ ही मैं बड़ी फुर्ती से एक पैर पर घूम गया। स्पिन किक उसके जबड़े पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया। इसी दौरान में काली शर्ट वाला उठ गया। वो चाकू लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसने हमला किया तो मैंने बाईं टांग से उसका वार रोका और साथ ही उसके जबड़े पर घूंसा रसीद कर दिया। चाकू उसके हाथ से निकल गया। जबड़े पर घूंसा लगने से वो लड़खड़ा गया। संभलने का मौका दिए बगैर मैंने उसे एक और स्पिन किक रसीद कर दी। वो बुश के बल गिरा। मैंने भी उस पर छलांग लगा दी, लेकिन मैंने उस पर छलांग इस तरह लगाई थी कि मेरा सर उसके सीने पर लगा और मैं उल्टी कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। वो बुरी तरह चीख उठा, लेकिन उसने उठने में देर नहीं लगाई। इस वक्त उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं तेजी से आगे बढ़कर उसके बाजू कंधों के करीब से गिरफ्त में लेकर पीछे की तरफ मरोड़ने लगा। उसकी पुश्त मेरे सीने से मिली हुई थी और मैं उसके बाजुओं पर दबाव बढ़ाता रहा था। इस तरह उसके कंधों के जोड़ उखड़ सकते थे। अचानक अपने पीछे दौड़ने की आवाज सुनकर मैं अपने हरीफ को इसी तरह गिरफ्त में लिए हुए तेजी से घूम गया। सफेद शर्ट वाला चीखते हुए चाकू से हमलावर हो रहा था। उसने हमला तो मेरी पुश्त पर ही किया, मगर मैंने घूमकर गिरफ्त में लिए हुए हरीफ को सामने कर दिया। सफेद शर्ट वाले का चाकू दस्ते तक उसके सीने में पैबूस्त हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। मैंने अब भी उसे गिरफ्त में ले रखा था और वो बुरी तरह तड़प रहा था। बिल्कुल इसी तरह इन लोगों ने मास्टर फू के सीने पर खंजरों के वार किए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनका अपना एक आदमी मारा गया था। हमलावर बुरी तरह बदहवास हो गया। वो चलने में फटी फटी सी नजरों से देखता रहा, फिर चाकू अपने साथी के सीने में ही छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसका रुख पार्किंग से बाहर सड़क के किनारे खड़ी हुई उस सफेद कार की तरफ था जिसमें वो मुझे अगवा करके ले जाना चाहते थे। काली शर्ट वाला अभी तक मेरी गिरफ्त में तड़प रहा था। मैंने उसे नीचे फेंक दिया और सफेद शर्ट वाले के पीछे दौड़ा। ठीक उसी लम्हे कांग भी चीखता हुआ उस कार की तरफ दौड़ा। सफेद शर्ट वाला कार में बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट करने में भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा। मैं भी चंद गज दूर था, लेकिन कार हरकत में आ चुकी थी। कांग करीब पहुंच चुका था। उसने छलांग लगाई, मगर कार से टकरा कर गिर गया। कार बड़ी तेजी से आगे निकल गई। मैं दौड़कर करीब पहुंच गया और कांग को सहारा देकर उठाया। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। भाग गया। कांग अपनी सीधी टांग झटकते हुए बोला। हाथ में आ जाता तो उसकी गर्दन मरोड़ देता। एक भाग गया, मगर दूसरा उधर पड़ा हुआ है। मैंने पार्किंग की तरफ इशारा किया और फिर कांग उस लाश को देखकर उछल पड़ा। वो मेरी तरफ देखने लगा। नहीं, मैंने उसकी निगाहों का मतलब समझते हुए कहा, हो सकता है उन दोनों में से कोई एक मेरे हाथों मारा जाता, मगर इत्तेफाक से ये अपने ही साथी के हाथों मारा गया। चाकू से वार तो मुझ पर ही किया था, मगर ये मेरी ढाल बन गया और मेरी मौत को इसने अपने सीने से लगा लिया। मेरे साथ आओ जल्दी, कांग ने कहा। हम दोनों हॉस्पिटल में आ गए।
इस्तकबालिया काउंटर वाले लॉन में मौजूद 2-3 आदमियों ने दरवाजों के शीशे से हमारी लड़ाई का मंदिर देखा होगा, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं चल सका कि एक लाश गिर चुकी है, इसलिए उन लोगों की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ था। कांग ने इस्तकबालिया काउंटर पर रखा हुआ टेलीफोन एक तरफ सिरकाया और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। लाइन फौरन ही मिल गई। वो कुछ देर तेज तेज लहजे में बातें करता रहा और फिर काउंटर के पीछे खड़ी हुई अधेड़ उम्र औरत की तरफ देखते हुए कुछ कहने लगा। उस औरत ने मेरे कपड़ों पर खून के छींटे भी देख लिए थे। वो कुछ बदहवासी हो गई। वो दीवार पर लगे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर तेज लहजे में किसी से बात करने लगी। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखने लगी। कांग मुझे इशारा करता हुआ लिफ्ट की तरफ दौड़ा। यहाँ 3 लिफ्टें थी और इस वक्त तीनों ऊपर थी। हम लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय जीने की तरफ दौड़े। थाई वांग बेड पर नीम दराज थी। उसकी आंखें बंद थी और नर्स कुर्सी पर बैठी हुई कोई मैगजीन देख रही थी। धड़ से दरवाजा खुला तो नर्स गड़बड़ा गई और थाई वांग ने भी आंखें खोल दी। वो मेरे लिबास पर खून देखकर बदहवास हो गई। तुम थोड़ा सा पैदल चल सकती हो? कांग ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर कहा। हाँ, मैं पैदल चल सकती हूँ, थाई वांग ने उठते हुए कहा। उसने गालिबन सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा लिया था। ये क्या, तुम ठीक तो हो? उसने मेरे कपड़ों पर खून के धब्बों की तरफ इशारा किया। मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। ये जगह अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए थाई वांग के कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने लपक कर उसे कंधे पर लाद लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरअसल फटी फटी सी नजरों से ये सब कुछ देखती रह गई। हमने नीचे आने के लिए भी लिफ्ट का इंतजार नहीं किया। कांग जीने पर मुझसे आगे था। लॉबी में बैठे हुए लोग हमें देख कर गड़बड़ा से गए। वो समझे शायद 2 गुंडे किसी मरीज को अगवा करके ले जा रहे हैं। कांग के हाथ में खंजर ने उन्हें कुछ और भी डरा दिया था। कांग ने मुझे दरवाजे के अंदर ही रुकने का इशारा किया और खुद दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। 1.5 मिनट बाद उसका टिक टिक गेट के सामने पहुंच गया। मैं गेट से निकलकर दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। पहले थाई वांग को सीट पर डाला और फिर खुद भी उचक कर सवार हो गया। इसी दौरान मैं टिक टिक हरकत में आ चुका था। हमें दोबारा उसी वार्ड में पहुंचा दिया गया। वहां मास्टर उचन पहले से मौजूद था। हम उस कमरे में जमा थे जहां थाई वांग को लिटाया गया। कांग मास्टर उचन को इस वाक़े की तफसील बता रहा था। वेरी गुड। मास्टर उचन मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया। ये लाश तुम्हारी तरफ से टाइगर के लिए दूसरा तोहफा होगी और इस लाश से उसे ये पैगाम भी मिल जाएगा कि तुम पर हाथ डालना अब आसान नहीं। उसे रिपोर्ट मिल चुकी होगी। इस वक्त वो पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा होगा। थैंक यू मास्टर, मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। जब मैं हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकला था तो मैंने आसपास 2-3 ऐसे आदमी भी देखे थे जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि वो हमारे आदमी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनमें से कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। ठीक कहते हो, मास्टर उजन मुस्कुराया। हमारे आदमी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि तुम बहुत खूबसूरती से अपने हरीफों का मुकाबला कर रहे हो, इसलिए वो तुमसे दूर ही रहे। अगर तुम्हें कोई खतरा होता तो वो लोग तुम तक पहुंचने में एक लम्हे की ताकीर भी नहीं करते। कांग से पहले मुझे उन आदमियों की तरफ से रिपोर्ट मिल चुकी थी। ये तुम्हारी पहली बाकायदा फाइट थी। तुम्हारी कामयाबी पर मुझे खुशी हुई और महाराज को जब भी इतला मिलेगी तो वो भी बहुत खुश होगा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग चले गए और मैं देर तक थाई वांग से बातें करता रहा। सुबह एक जवान और खूबसूरत औरत थाई वांग के लिए दवाएं लेकर पहुंच गई। वो नर्स थी और उसे उस वक्त तक यहाँ रहना था जब तक थाई वांग ठीक ना हो जाती। 3 दिन बाद रात के 9 बजे के करीब एक बख्शू ने आकर बताया कि एक औरत मुझसे मिलना चाहती है। मुझे हैरत हुई, वो औरत कौन हो सकती है। मैं उस बख्शू के साथ वार्ड के उस हिस्से में आ गया जहाँ ज़ायरीन की आमदोरफ्त रहा करती थी, लेकिन इस वक्त वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। मरकजी गेट के बाहर दोनों तरफ गुंजान पौधे और कद्दावर दरख्त थे। बख्शू ने दाईं तरफ इशारा किया। चंद गज दूर एक दरख्त के नीचे तारीकी में एक औरत चादर लिपेटे खड़ी थी। चंद गज दूर एक दरख्त के नीचे तारीकी में एक औरत चादर लपेटे खड़ी थी। मेरे साथ कोई धोखा भी हो सकता था। मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। उस औरत ने अपना चेहरा भी चादर में छुपा रखा था, लेकिन मैं जैसे ही करीब पहुंचा उसने चेहरे से चादर हटा ली। मैं उसका चेहरा देखकर उछल पड़ा। वो कौशल्या थी। मैं अपने आप को खतरे में डालकर यहाँ आई हूँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसने सरगोशियाना लहजे में कहा। कहो क्या बात है, मैंने खुश्क लहजे में पूछा और इधर उधर देखने लगा। हम मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो बोली। महाराज से गद्दारी करके मैंने वाकई हमाकत की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अगर महाराज भी मुझे माफ कर दें तो मैं उन्हें एक बहुत बड़ी साजिश से आगाह कर सकती हूँ, कौशल्या ने कहा। कोई नई साजिश? मैंने उसे घूरा। मैं अपने किए पर नादिम हूँ वजदान, मेरी बात का यकीन करो, उसने कहा। मैं अब किसी साजिश में शरीक नहीं, बल्कि महाराज को एक खतरनाक साजिश से आगाह करके अपने गुनाहों का उपाय करना चाहती हूँ। मैं मास्टर हुचन या किसी और के पास भी जा सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि महाराज तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। वो साजिश क्या है? मैंने पूछा। वो साजिश इस टेम्पल से मुतल्लक है। अगर तफसील जानना चाहती हो तो 11 बजे फ्लाई स्काई रेस्टोरेंट में मिलो, लेकिन उस वक्त तुम्हें ये जमानत देनी होगी कि महाराज ने मुझे माफ कर दिया है। इस बात का क्या सबूत है कि तुम मेरे खिलाफ कोई नई साजिश नहीं कर रही? मैंने उसे घूरा। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं? कौशल्या बोली। मैं अपनी गलती पर अब तक पछता रही हूँ।
टाइगर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे रोज क्लब का पार्टनर बना देगा, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्लबों में किक बॉक्सिंग के मुकाबलों में मुझे अपने आप को बरना करना पड़ता है। मैं अब तक बहुत जिल्लत उठा चुकी हूँ। इत्तेफाक से मुझे इस साजिश का पता चल गया था। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मेरा साथ दो वजदान, मुझे तबाह होने से बचा लो। मुझे उसके लहजे में सच्चाई की कुछ झलक नजर आ रही थी। ठीक है, मैंने कहा, मैं महाराज से बात करता हूँ। अगर उन्होंने 11 बजे तुमसे मुलाकात की इजाजत दे दी तो समझो तुम्हारे लिए माफी का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर मैं 11 बजे वहां नहीं पहुंचा तो समझ लेना कि ऐसी सूरत में सुबह शहर की किसी सड़क पर मेरी लाश मिलेगी। कौशल्या ने मेरी बात काट दी। मैं चलती हूँ, अब मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। उसने अपना चेहरा चादर में लपेट लिया और तेज तेज कदम उठाते हुए मुखालिफ समत में चली गई। मैं चंद में उसकी तरफ देखता रहा और फिर मैं भी मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ वार्ड के गेट में दाखिल हो गया। मैंने आयशी इत्ते के मोहतम के कमरे में आ गया, जहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। मोहतम वही बूढ़ा बख्शू था जिसे मैं पहले भी एक मरतबा मास्टर हुसैन के पास भेज चुका था। वो इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने फोन का रिसीवर उठाकर मास्टर हुसैन का नंबर मिलाया और राब्ता कायम होने पर उसे कौशल्या के बारे में बताने लगा। होल्ड रखो, मैं दूसरे फोन पर महाराज से बात करता हूँ। मास्टर हुसैन ने मेरी बात सुनने के बाद कहा। मैं रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। मुझे मास्टर हुसैन की मदम सी आवाज सुनाई देती रही। वो महाराज से बात कर रहा था। तकरीबन चंद मिनट बाद वो मुझे मुखातिब करते हुए बोला, ठीक है वजदान, कुछ देर में कांग तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तुम उसके साथ फ्लाई स्काई रेस्टोरेंट में चले जाओ। मेरे कुछ आदमी तुमसे पहले वहां पहुंच जाएंगे और अगर ये भी टाइगर की कोई साजिश हुई तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ओके, मैं ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया। कमरे में आकर मैंने थाईवान को बताया कि किस मिशन पर मैं जा रहा हूँ। 10:15 बजे के करीब कांग भी पहुंच गया और उसके कुछ ही देर बाद हम वहां से रवाना हो गए। कांग इस वक्त अपना टिक टिक नहीं स्याह रंग की कार लेकर आया था। मुझे उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मास्टर हुसैन ने उसे बता दिया था कि कहाँ जाना है। कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई सोखम रोड पर आ गई। कांग ड्राइव करते हुए भी बहुत मोहतात था। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। उसने कार सोए 4 की तरफ मोड़ ली और उसके साथ ही सोए नाथ स्ट्रीट थी। उस सड़क पर यूनान का सिफारत खाना भी था। कार सिफारत खाने के पीछे एक और गली में मुड़ गई और कुछ ही फासला तय करने के बाद एक जगह रुक गई। सामने वो रेस्टोरेंट था। कांग कारी में बैठा रहा। मैं नीचे उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा ही था कि एक आदमी ने मेरे साथ चलते हुए सरगोशी की। रेस्टोरेंट के दाईं तरफ वाली सीढ़ियों पर चले जाओ। मैंने चलते चलते अपना रुख बदल लिया और दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मैंने कांग को भी कार से उतरते हुए देख लिया था। वो शायद कुछ उलझन में मुब्तला हो गया था क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक मुझे रेस्टोरेंट में जाना था। रेस्टोरेंट के ऊपर एक मैरिज ब्यूरो का दफ्तर था, जहाँ कौशल्या के अलावा एक अधेड़ उम्र थाई औरत भी बैठी हुई थी। कौशल्या के चेहरे पर डर और खौफ के तासरात नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। वो थाई औरत गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मोहतात नजरों से इधर उधर देखा और कौशल्या के करीब सोफे पर बैठ गया। अगर यहाँ मेरी मौत का बंदोबस्त किया गया था तो कांग के साथी भी मुझे बचा नहीं सकते थे। उनके करीब पहुंचने से पहले ही मेरा खात्मा हो चुका होता। कौशल्या ने इशारा किया। वो औरत उठकर दूसरे कमरे में चली गई। हाँ कहो, क्या बात है? मैंने सवालिया निगाहों से कौशल्या की तरफ देखा। उस वार्ड के खिलाफ क्या साजिश हो रही है? पहले मैं महाराज की बात सुनना चाहती हूँ। क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में? कौशल्या ने कहा, अगर तुम्हारी बात दुरुस्त निकली तो महाराज ना सिर्फ तुम्हें माफ कर देंगे बल्कि तुम्हारी पहली पोजीशन भी बहाल कर दी जाएगी और तुम्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, मैंने जवाब दिया। कौशल्या चंद में खामोश रही और फिर सरगोशियों में उस साजिश के बारे में बताने लगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम रहा था। ये कब होगा? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर, कौशल्या ने कहा, लेकिन मुझे ये डर है कि अगर उन्हें शुबह हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम चंद रोज के लिए कहीं रोपोश हो जाओ, मैंने कहा। मास्टर हुसैन का फोन नंबर तुम्हारे पास है। 1 हफ्ते बाद उनसे राब्ता कर लेना, तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद जब मैं उस दफ्तर से बाहर निकला तो थांग सीढ़ियों पर एक और आदमी के साथ बातें कर रहा था। मैं उनके करीब से गुजरता हुआ सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गया और कांग की कार में बैठ गया। चंद सेकंड बाद कांग भी आ गया। मास्टर हुसैन के पास चलो, मैंने कहा। चाइना टाउन में वाकई जिम्नाजियम में पहुंचकर मैंने मास्टर हुसैन को सब कुछ बता दिया। वो मुझे लेकर फौरन ही वार्ड ट्रीटमेंट में महाराज वांग विंग जाए के पास पहुंच गया। मेरी बात सुनने के बाद महाराज काफी देर खामोश रहे और फिर कुछ हदायत देने के बाद हमें रुखसत कर दिया। दूसरे दिन वार्ड में चंद बख्शुओं का इजाफा हो गया। मुझे समझने में देर ना लगी कि ये महाराज के आदमी थे जिन्हें खास तौर से यहाँ भेजा गया था। अब मैं ज्यादातर उस खानकाह में घूमता रहता था। मास्टर हुसैन पहली मर्तबा मुझे उस पुरस्रार बूढ़े के पास लेकर गया था, लेकिन अब मैं अपने तौर पर घूमता रहता। तहखाने और पुरस्रार रास्ते मुझे हैरान किए दे रहे थे। अगले रोज मैंने ऐसा रास्ता भी दरियाफ्त कर लिया जो वार्ड के नीचे एक नाले से जा मिलता था। ये नाला बहुत कुशादा था। दरमियान में 4-5 फुट चौड़ी जगह पर गंदा पानी बह रहा था। इतराव में पत्थरों का पुख्ता फर्श था, कहीं खुश्क था और कहीं कीचड़ भी।
वार्ड की इस पुलिसरार रास्ते की सीढ़ियां नाले के अंदर तक चली गई थी। उन्हें बाकायदा सीढ़ियां नहीं कहा जा सकता था, लोहे के मोटे मोटे सरिये नाले के अंदर की दीवार के साथ लगे हुए थे। मैं उन आईनी सीढ़ियों से उतरकर नाले में आ गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी सुरंग में आ गया हूँ। ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि इसमें एक बड़ा ट्रक आसानी से चल सकता था। दीवारों के साथ ऊपर टेलीफोन और बिजली के केबल्स लगे हुए थे। आसपास के इलाकों को बिजली और टेलीफोन के कनेक्शन नाले में लगे हुए इन्हीं कनेक्शन से दिए जाते थे। वार्ड में भी बिजली और टेलीफोन के कनेक्शन यहीं से थे। मैं इधर उधर देख रहा था और फिर अचानक चौंक गया। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये सुरंगनुमा नाला वार्ड के कंपाउंड के नीचे से गुजर रहा था और इस कंपाउंड में महात्मा बुद्ध का सोने का वो मुजस्समा नस्ब था, जिसके गिर्द लोहे का जंगला लगा हुआ था। मैं तकरीबन आधा घंटा उस नाले का जायजा लेता रहा, फिर वापस आ गया और वो रास्ता उसी तरह बंद कर दिया। वो कुशलिया से मुलाकात के बाद 5वां दिन था। उस वक्त शाम के 7 बजे थे। वार्ड में जायरीन का रश था। अचानक ही शोर सुनकर मैं चौंक गया। लोगों देखो, एक आदमी चीखते हुए कह रहा था, लॉर्ड बुद्धा में जिंदगी की हरारत पैदा हो रही है, आओ देखो, लॉर्ड बुद्धा का मोइजा देखो। मैं तेजी से आगे बढ़ा। लोग लोहे के जंगले में दाखिल होकर मुजस्मे को छू छू कर देख रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब से तासरात उभर आए थे, अकीदत के तासरात। मैं लोगों को इधर उधर हटाता हुआ जंगले में दाखिल हो गया और मुजस्मे को छू कर देखा। उसमें वाकई हरारत पैदा हो रही थी। मैं जंगले से बाहर आ गया। महाराज के भेजे हुए मुहाफिज बख्शू जंगले के चारों तरफ फैल गए थे। वार्ड के बख्शू मारे कीरत के सजदा रेज हुए जा रहे थे। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने मम्मी और डैडी के साथ एक फिल्म देखी थी जिसमें चोर एक बैंक से सोने का जखीरा लूटने के लिए बैंक के नीचे नाले में घुसकर बहुत ही अजीबोगरीब तरीका इख्तियार करते हैं। ये ख्याल आते ही मैंने एक बख्शू को साथ लिया और वार्ड के अंदर मुख्तलिफ रायदारियों में दौड़ता हुआ उस खुफिया रास्ते के सामने पहुंच गया जो नाले की तरफ खुलता था। और फिर मैंने जैसे वो रास्ता खोला, मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया।